अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया का कोई भी देश किसी भी देश का परमानेंट दुश्मन और परमानेंट दोस्त नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में कभी दोस्ती की मिसाल जिन देशों की दी जाती थी, जिनमें इजराइल और ईरान शामिल हैं, आज वो जंग के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। 12 और 13 जून की दरमियानी रात इजराइल के द्वारा 200 के लगभग फाइटर प्लेन्स की मदद से ईरान के सैन्य अड्डों सहित परमाणु ठिकानों पर लगातार 100 के करीब हमले किए गए हैं। और इन्हीं हमलों के साथ ये चर्चा भी लगातार तेजी से उठ रही है कि इन दोनों देशों के आमने सामने आने से आगे आने वाले समय में किस प्रकार का परिदृश्य हमें देखने को मिलेगा, किस देश की जीत होगी, किस देश की हार होगी, और ये पूरा मैटर क्या है, किस वजह से ये युद्ध जो है हो रहा है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इजराइल कैरीज आउट स्ट्राइक टारगेटिंग ईरान न्यूक्लियर एंड मिलिट्री साइट्स, यानी कि कहा जा रहा है कि इजराइल के द्वारा ईरान के लगभग 100 के करीब ठिकानों पर हमला किया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है। यानी कि इजराइल के द्वारा ईरान के इन शहरों पर, जिनमें तबरीज, तेहरान, नतांज, अरक, करमाशाह और इसके बाद इस्फहान, इन शहरों के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है। और जिसके जवाबी हमले में ईरान ने भी इजराइल के बहुत सारे अड्डों पर और उसकी राजधानी तेल अवीव पर भी हमला किया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 दिनों के दौरान इजराइल के द्वारा ईरान में 138 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें लगभग 9 के करीब न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं ईरान की, जो लगातार ईरान में परमाणु बम बनाने पर, यानी कि परमाणु प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसके अलावा 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स और 350 से ज्यादा लोग जो हैं ये घायल हो चुके हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत सारे के सारे जितने भी राज्य हैं ईरान के, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको एक्टिव कर दिया गया है, ताकि इजराइल की तरफ से आने वाले जो भी फाइटर प्लेन्स हो, जो भी मिसाइल्स हो, उनको डीएक्टिवेट किया जा सके, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले में क्या किया कि पलटवार करते हुए इजराइल के ऊपर 150 से ज्यादा मिसाइलों को दागा है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनको दागा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में लगभग 2100 किलोमीटर का फर्क है। तो यहां पर इतनी दूरी तक मारक क्षमता वाली जो मिसाइल्स हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स ही हो सकती हैं। तो उन मिसाइलों को दागा गया है, जिनमें 13 के लगभग इजरायली नागरिक जो है मारे गए और 300 से ज्यादा लोग जो है ये घायल हुए हैं। यहां पर ईरान ने अब तक 3 इजरायली F-35 विमान गिराने की भी बात कही है। F-35 विमान के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा उन्नत फाइटर प्लेन है जो इजराइल के पास है। आगे आने वाली स्लाइड के माध्यम से हम यही समझेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई लंबी चलती है, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में इजराइल या ईरान में से किसकी जीत होगी या किसका पलड़ा भारी रहेगा? तो इसी पर हमें आगे अभी बात करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ईरान के जिन 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल के द्वारा हमलों में मारा गया है, वो लोग कौन है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, क्लियर है, ये कौन है? ये चीफ ऑफ स्टाफ है ईरान के। इसके अलावा जनरल हुसैन सलामी, ये कौन है? तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो यहां पर अब्दुल हमीद मिनूचेहर, ये भी है। इसके बाद अहमद रजा जोलफदारी, अमीर हुसैन फगीही, यानी कि ये सारे के सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो लंबे समय से ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे थे। इसके बाद बात करें हम, तो यहां पर मोतलेवा जेदेह, इसके अलावा ये व्यक्ति है, इनकी फोटो जो है यानी कि अज्ञात व्यक्ति है, एकदम पता नहीं है। इसके अलावा अली बखुई कतीरीमी, ये भी है। सईद वर्जी भी है। और इसके अलावा मंसूर असगरी, यानी कि 9 के लगभग न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिनको मारा गया है, ये वो लोग हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक जानकारी और भी होगी कि वर्ष 2020 के लगभग आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, ईरानियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोहसिन फखरीजादा। उनको भी इजराइल के द्वारा जो है सैटेलाइट गन के द्वारा मारा गया था। कई 100 किलोमीटर दूर से इजराइल ने निशाना साधा, और जब वो एक शादी के फंक्शन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तब बीच रोड पर उनके ऊपर मशीन गन से गोली मारी गई, और वो मशीन गन सैटेलाइट से ऑपरेट हो रही थी, और उसको ऑपरेट करने वाले लोग इजराइल में बैठे थे। तो इस उन्नत टेक्नोलॉजी की मदद से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट फखरीजादा को मारा गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए लगातार कई सालों से लगे हुए थे। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं आपसे कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में मामला आगे कितने लंबे समय तक चल सकता है और किसमें जीत किसकी होगी, इजराइल की जीत होगी या ईरान की। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि इन दोनों देशों के बीच में अर्थव्यवस्था का मामला किस लेवल का है। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं
ये जो है फैक्टर यहां पर दिए गए हैं। यहां पर जीडीपी इनकम में अगर बात की जाए तो इजराइल ईरान से कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन अगर वर्ल्ड ट्रेड की बात की जाए तो उस समय ईरान जो है उसका पल्ला भारी होता है। कैसे देखिए समझिएगा, यहां पर कुछ फैक्टर्स दिए हैं, ये इजराइल और ये ईरान। जीडीपी की बात करें तो इसकी जीडीपी जो इजराइल की है वो है लगभग 50 लाख करोड़, और ईरान की जो जीडीपी है आप देख सकते हैं लगभग 29 लाख करोड़ के आसपास, यानी कि लगभग आप बात कह सकते हैं लगभग इजराइल की जो जीडीपी है इससे लगभग लगभग दुगनी है, 10 लाख करोड़ कम है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसकी 49 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय, और इसकी कितनी है लगभग 3.3 लाख रुपए, यानी कि बेहद कम है। लगभग आप कह सकते हैं कि ये इसकी जो पर कैपिटा इनकम जो है इजराइल की वो ईरान से लगभग 15 गुना है। इसके अलावा फॉरेन रिजर्व की बात करें तो 19.2 लाख करोड़ का इसके पास फॉरेन रिजर्व है इजराइल के पास, और बात करें वहीं ईरान की तो 2.9 करोड़ लाख करोड़ के आसपास इसका फॉरेन रिजर्व है। इंपोर्ट की बात करते हैं तो ये इंपोर्ट कितना करता है तो 66.6 हजार करोड़ रुपए का इंपोर्ट करता है, और वहीं ईरान की बात करें तो ये 1.5 यानी कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास का इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो ये 35.5 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, और वहीं ये बात करें ईरान की तो ये 1.4 लाख करोड़, यानी कि आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में इजराइल से ईरान का पल्ला ज्यादा भारी है। वही डिफेंस बजट की बात कर ले तो इजराइल जो है ये खर्च करता है 4 लाख करोड़ अपनी डिफेंस पर, वहीं आप देख सकते हैं कि 68,000 करोड़ की मामूली सी रकम जो है वो ईरान खर्च करता है अपने डिफेंस सिस्टम पर। आगे कुछ और आपको फैक्टर बताता हूं यहां पर कि अगर दोनों के दोनों देश जो है ये आमने सामने आ जाते हैं तब आर्मी में और आर्मी के साथ नेवी में और नेवी के साथ एयरफोर्स में कौन सा देश ज्यादा पावरफुल है। यहां पर देखिएगा कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे ये ईरान है और यहां पर ये इजराइल है। सबसे पहले जवानों की संख्या की बात करें अगर, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो यहां पर इनके पास यानी कि ईरान के पास लगभग 6,10,000 के आसपास फोर्स, यानी कि बहुत बड़ी आर्मी। और वहीं बात करें हम इजराइल की तो इनके पास 1,70,000, यानी कि आप यहां पर बात कर सकते हैं तो ईरान के पास फौज की बात करें तो लगभग इजराइल से 3 गुना ज्यादा है। वहीं आप रिजर्व जवानों की बात करें जो हमेशा रिजर्व में होते हैं, आरक्षित होते हैं, ये लगभग 3.5 लाख है ईरान के पास, वहीं इजराइल के पास 4,65,000 के आसपास है। पैरामिलिट्री जवान की बात करें तो यहाँ 2,20,000 और यहाँ पर मात्र 35,000। बख्तरबंद गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियों का मतलब होता है जैसे आप टैंक वगैरह देखते हैं ना, वो सारे टैंक वगैरह जो है बख्तरबंद गाड़ियां होती है, तो ये है लगभग 65,000 के आसपास ईरान के पास और 35,000 इजराइल के पास। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि साहब ये तो इजराइल तो हर एक संख्या में पिछड़ रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका दबदबा कहां पर है। आगे बात करते हैं यहाँ पर टैंकों की, तो टैंक 1713 के आसपास ईरान के पास, और वहीं बात करते हैं हम अगर इजराइल की तो उसके पास 1300 के आसपास के करीब जो है वो टैंक है। आगे अपन बात करते हैं अगली स्लाइड में, थोड़ा सा कुछ और आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर इजराइल और ईरान के बीच में वॉर होता है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए हैं जिनसे आप ये अनुमान लगा सकते हैं साहब किसके पास कितनी फौज है, लेकिन याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी देश के पास फौज या संसाधन होने से जरूरी नहीं होता है कि वो किसी युद्ध को जीत जाएगा। टेक्नोलॉजी, तकनीकी और सूझबूझ, रणनीति, कूटनीति, ये सारी चीजें उस देश को आना चाहिए। तो छोटी से छोटी फौज के साथ भी कोई आर्मी जो है या कोई देश जो है दूसरे देश पर जीत हासिल कर सकता है। ये हमने पानीपत के पहले वाले युद्ध में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बाबर के पास एक छोटी सी 15 से 20 हजार की फौज थी, वहीं हम ईरान बात करें हम इब्राहिम लोदी के पास तो लगभग 1 लाख के आसपास की सेना थी, फिर भी बाबर जो है उस युद्ध में अपनी कूटनीति, अपनी सैन्य कुशलता के कारण जीत गया। तो यही यहां पर भी इसी तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर की कि जमीनी जंग में ईरान के हथियार जो है ये ज्यादा है, लेकिन इजराइल के पास हम बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। तो यहां पर आप सभी लोगों को याद रखना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फौज की संख्या में, टैंक की संख्या में, तमाम चीजों में आपको देखने को मिलेगा कि ईरान जो है वो इजराइल से कहीं ज्यादा आगे है। लेकिन इजराइल की जो सबसे बढ़िया चीज है, सबसे जबरदस्त जो चीज है जो उसको आगे मतलब एनहांस करती है, वो है उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के पास जितने भी हथियार हैं वो सारे के सारे ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले हैं, यानी कि वो पुराने हो चुके हैं। वहीं अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास संसाधन सीमित है, वेपन्स सीमित है, लेकिन सीमित वेपन्स के बावजूद भी उसके पास टेक्नोलॉजी अप टू डेट है। इसीलिए पुराने बहुत सारे हथियारों के स्थान पर अगर हम टेक्नोलॉजी वाले कम हथियारों को देखेंगे तो इनका पल्ला ज्यादा भारी रहेगा।
समझते हैं यहां पर। तो जैसे ईरान के पास पुराने मॉडल के T-72 और इसके अलावा बात करें जुल्फिकार और कर्रार जैसे सोवियत और स्वदेशी टैंक है, यानी कि जो कभी रसिया ने इनको दिए थे और कभी खुद भी इन लोगों ने डेवलप किए थे। तो ये इस तरीके के टैंक जो है इनके पास है, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, पुरानी हो चुकी है। तो वहीं अगर अपन लोग इजराइल के बारे में बात करें तो इजराइल के पास M4 सरमन और इसके अलावा M2A22 लोकस जैसे टैंक है जो बहुत ज्यादा एडवांस है, सटीक निशाना लगाने वाले हैं। तो ये वाले जो टैंक हैं ये किसके पास है, इजराइल के पास है। एकदम वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा एडवांस अगर टैंक है तो वो इजराइल के पास आपको देखने को मिलेंगे, जो सटीक निशाना लगाने वाले हैं। इसके अलावा नमार और इतान जैसे एडवांस बख्तरबंद वाहन, बख्तरबंद मतलब इसी तरीके के टैंक जो है वो इजराइल के पास और भी हैं, जिनकी मदद से इजराइल जो है वो ईरान का सामना कर सकता है। आगे हम कुछ और चीजों को देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि इजराइल की वायुसेना जो है वो ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ईरान के पास एडवांस ड्रोन है। अब आप समझो यहां पर ईरान में और इजराइल में बहुत ज्यादा दूरी है, मैंने आपको बताया लगभग 2100 किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि इजराइल जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि वो अपनी आर्मी के बल पर बात करें हम तो स्थल के रास्ते से यानी कि लैंड रूट से जाके और ईरान के ऊपर अटैक करे, क्योंकि उसे पता है कि सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, जॉर्डन के साथ साथ इराक हो गया ये और लेबनान हो गया, ये सारे के सारे जो देश हैं ये सारे इराक के बहुत खतरनाक वाले, बात करें इजराइल के बहुत खतरनाक वाले दुश्मन हैं। और बात करें तो उतनी दूर तक 2000 किलोमीटर तक स्थल मार्ग से जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो क्या कोशिश करता है, इजराइल कोशिश यही करेगा कि वो अटैक जो है वो एयर के माध्यम से करे, यानी कि एयरफोर्स के माध्यम से सारे के सारे अटैक्स को करे। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इजराइल की वायुसेना बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसके पास बहुत ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है, जैसे मैंने आपको एक नाम बताया था F-35। इसके अलावा अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान के पास फाइटर जेट जो है वो MiG-29 वाले हैं, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। लेकिन ईरान ने क्या किया है कि MiG-29 के ऊपर भरोसा ना करते हुए या उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना रखते हुए उसने इसके स्थान पर अपने यहां पर बहुत सारे ड्रोन्स जो है उनको विकसित किया है। जैसे हम यहां पर बात करते हैं, ईरान के पास MiG-29, F-4 फैंटम और F-14 जैसे टॉमकैट और फाइटर जेट जो है ये हैं। देखो ये ईरान के सारे जेट्स हैं। इस तरीके के जेट्स के माध्यम से वो क्या चाहता है कि इजराइल से इस वॉर में वो जीत जाए। लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि उसके जो जेट्स हैं ये सारे के सारे आउटडेटेड हो चुके हैं, पुराने हैं ये। और यही बात 1979 के आसपास ईरान को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, जब उसका वॉर इराक के साथ हुआ था। तभी के बाद से उसने अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो ड्रोन की तरफ बढ़ाई, यानी कि ड्रोन को विकसित करने डेवलप करने पर अपनी टेक्नोलॉजी को लगाया, ताकि आने वाले समय में हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो याद रखिएगा कि यहां पर ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर जो है काम किया। माफी चाहूंगा, 1988 के बाद से इस टेक्नोलॉजी पर उसने काम किया। अब आगे हम बात करते हैं कि इजराइल जो है, इजराइल की वायुसेना जो है ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ईरान के पास एडवांस ड्रोन्स हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ड्रोन्स हैं ईरान के पास, ये ईरान के ड्रोन्स हैं। यहां पर ड्रोन्स में अपन बात करते हैं, ईरान के पास जो ड्रोन्स हैं तो ये महत्वपूर्ण ईरान के ड्रोन्स हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इजराइल के पास भी हम बात करते हैं F-15, F-16 और F-35 जैसे एडवांस जेट्स है। जैसे आप बात करेंगे ये है आपका F है ना, F-15 वाला जेट्स है और ये F-35। इसे कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है, इजराइल के पास है। और इसी की मदद से ईरान के ऊपर बहुत सारे अटैक्स भी किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं, इजराइल की वायुसेना असली ताकत है और ये छोटी भले है लेकिन इतनी ज्यादा एडवांस है कि ये सटीक तौर पर हवाई हमले करने में सक्षम है। और इसके बल पर अगर देखा जाए सामने तो ईरान कहीं से कहीं नहीं टिकता है, संख्या वाला आपके पास कितना भी हो, लेकिन अगर आप एडवांस नहीं है, स्मार्ट नहीं है, तो फिर आप मैदान में टिक नहीं पाएंगे। और सिर्फ ये जेट्स नहीं, जेट्स के अलावा इजराइल की जो ड्रोन्स हैं, जिनमें हेरोन नाम का ड्रोन्स है और हर्मीज नाम का ड्रोन्स है, दिखाता हूं मैं आपको आगे, अभी देखिएगा यहां पर ये जो है हेरोन नाम का ड्रोन्स है और ये हर्मीज नाम का ड्रोन्स है, ये भी इजराइल के पास मौजूद है, जिनकी मदद से भी अपनी एयर स्ट्राइक करने में इजराइल इसका यूज कर सकता है। आगे हम बात करते हैं कि ईरान की ताकत जो है वो फ्रिगेट युद्धपोत, जबकि इजराइल की जो है वो कॉर्बेट वॉरशिप। अब आप समझो इसको, ये क्या है। देखो ईरान के पास बात करें, हम शुरुआत से आपको बता रहे हैं कि ईरान के पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी को इनहांस और अपडेट नहीं किया। तो ये जो वॉरशिप यहां पर लिखे हैं फ्रिगेट युद्धपोत, यानी कि ये छोटे साइज यानी कि मिडिल
साइज के जो हैं ये वॉरशिप होते हैं, जिनकी मदद से क्या किया जाता है कि दुश्मन के और बड़े जहाजों को क्या किया जाता है, घेरने का काम किया जाता है। इनको बोला जाता है फ्रीगेट वॉरशिप, ठीक है। और वहीं इजराइल के बारे में बात करें तो इसके पास कॉर्वेट वॉरशिप है। ईरानी नौसेना का आधुनिकरण नहीं हुआ है, लेकिन इनके पास 7 फ्रीगेट युद्धपोत है। ईरान के पास खतर और इसके अलावा फतेह जैसी 25 पनडुब्बियां और छोटी तेज गश्ती नाव भी है। हरमुज जलडमरू में ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ईरान के द्वारा यूज में लाए जाने वाले वॉरशिप, ये वॉरशिप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पनडुब्बी है, तो याद रखना ये कौन है, आपकी फतेह वाली पनडुब्बी है, याद रखना। वही इजराइल के बारे में बात करें तो उसकी नौसेना छोटी वाली है, लेकिन एडवांस बहुत ज्यादा है। इसके पास 5 के लगभग संख्या में डॉल्फिन क्लास की पनडुब्बियां हैं। डॉल्फिन क्लास की पनडुब्बियां बहुत ज्यादा एडवांस होती हैं। और इसके अलावा 6 जो है 6 कैटेगरी के 7 कॉर्वेट युद्धपोत हैं जो जर्मनी ने बनाए थे। और यहां पर बात करें हम तो दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस जहाजों में से एक इनको माना जाता है, याद रखें। अब आप ध्यान रखना कि इजराइल के पास इसके अलावा और क्या है। तो देखो, सारी की सारी चीजों में ये जितने भी मैंने आपको सिस्टम बताए हैं, जो भी फाइटर जेट्स बताए, पनडुब्बियां बताई, इसके अलावा ड्रोन्स के बारे में बताया। अब देखो, ये सारी चीजें तो हैं अटैक करने के लिए, लेकिन किसी भी देश को अटैक करने से ज्यादा जरूरी ये होता है कि वो दूसरे के द्वारा किए गए अटैक से अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा। यानी कि उसके पास दूसरे देश से छुड़ी गई मिसाइलों को बात करें डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पर्याप्त और जबरदस्त सा एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि आप मिसाइल दूसरे देशों पर मार देंगे, उनके ऊपर हमला कर देंगे, उनके शहरों को तोड़ ताड़ देंगे, लेकिन अगर उनकी तरफ से अटैक होता है तो फिर आपके पास ऐसा क्या सिस्टम है जिसके माध्यम से आप अपनी बॉर्डर को और अपने शहरों को उनके अटैक से बचा सकते हो। तो इसके लिए काम करता है एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ईरान ने रसिया से S-300, भारत के पास S-400 है, ईरान को रसिया ने S-300 दिया है और उसी का यूज जो है वो इसमें कर रहा है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, यह इजराइल की सेना की हड्डी है। तो यहां हमने इजराइल के बारे में बात की और यहां पर ईरान का डिफेंस सिस्टम सबसे बड़ा है, लेकिन तकनीकी में इजराइल से पीछे है। यह हर रूसी स्वदेशी तकनीकों पर बेस्ड है। ईरान के पास S-300, बाबर 373 और खोरदाद 15 और 9D जैसे डिफेंस सिस्टम है। मैंने बताया आपको डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है। इस तरीके की ये है ना हथियार लगे होते हैं और कभी दुश्मन देश की तरफ से अपने बॉर्डर पर अगर कभी कोई अटैक होता है तो ये उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ताकि वो बॉर्डर के अंदर घुसना था उसके बाहर ही उसको डिस्ट्रॉय कर दे। एक रेंज होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 200 किलोमीटर के रेंज के जो हमले होते हैं उनको ये रोक सकता है। लेकिन बात करें हम तो किसी भी तरीके के हर तरीके के अटैक को रोकने में ये सक्षम नहीं है। जैसे स्टेल्थ जेट्स जो है उनको ये ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। वहीं अगर हम इजराइल के बारे में बात करें तो देखो आप, आयरन डोम नाम का इसके पास सबसे ज्यादा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसके अलावा भी याद रखिएगा, इसके अलावा भी इसके पास एरो सिस्टम है। सबसे ज्यादा जरूरी जो है एरो सिस्टम है, जो क्या करता है, लगभग 2400 किलोमीटर की रेंज तक के चीजों को कवर करता है और बैलिस्टिक मिसाइल जो भी वहां पर आती हैं उनको क्या कर सकता है, रोक सकता है। ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही छोड़ा गया था किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। और उसके इसी सिस्टम ने क्या किया था, उन मिसाइल को बीच में ही डिस्ट्रॉय किया था। बैलिस्टिक मिसाइल को, हालांकि सारी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, कुछ मिसाइल जो है इजराइल के कुछ शहरों पर गिरी भी, जैसे तेल अवीव पर भी गिरी। लेकिन बात करें ज्यादातर चीजों को डिस्ट्रॉय करने का काम बीच में ही कर दिया किसने, तो ईरान के इस आयरन डोम ने और एरो सिस्टम ने। इसकी जो सटीकता है, तो सटीकता की भी बात की जाती है कि लगभग 90% के आसपास सटीकता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर पूरे के पूरे टॉपिक में देखा जाए तो आपको यह बात समझ में आएगी कि ईरान जहां सेना की संख्या में बहुत ज्यादा है, हथियारों की संपन्नता में बहुत ज्यादा है, इजराइल से कहीं ज्यादा, लेकिन अगर तकनीकी की बात करें तो इजराइल के पास संख्या बल भले कम हो, लेकिन तकनीकी में इजराइल ईरान से कहीं ज्यादा आगे। उसके पास जितने भी हथियार हैं वो सारे के सारे एडवांस हथियार हैं। चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे बात करते हैं। मैं आपको कुछ और चीजें भी बताता हूं, जैसे मिसाइलों के बारे में बात करें, अपन मिसाइल्स के बारे में बात करें तो यहां पर आप मिसाइल्स को भी देख सकते हैं कि इजराइल के मुकाबले ईरान के पास लगभग 3 गुना ज्यादा मिसाइल्स हैं। 3 गुना ज्यादा। आप समझिएगा कि ईरान के पास पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा जखीरा है मिसाइल्स का। बैलिस्टिक मिसाइल्स इसके पास लगभग 3000 की संख्या में। वहीं इजराइल के पास इनकी संख्या कम है, लेकिन इजराइल के पास कम भले है, लेकिन है ऐसी चीजें कि अगर न उसने दुश्मन देश की तरफ उसको छोड़ दिया तो सटीक निशाना लगेगा 90% एक्यूरेसी के साथ।
तो ईरान के पास शहाब 3 और सज्जेल 2 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इनकी रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा फत्ताह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और इमाद 3 जैसी मिसाइल भी है जो इजराइल पर बड़े हमले कर सकती हैं। ये सारी की सारी मिसाइल्स है किसके पास? ईरान के पास। वहीं आप इजराइल के पास देखिए, इजराइल ने मिसाइलों से ज्यादा काम किस पर किया है? मैंने आपको पहले भी बताया, एयर डिफेंस सिस्टम पर। यानी कि हमें किसी दूसरे देश पर अटैक करने से ज्यादा इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक करके हमारे शहरों को या हमारे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि हम ऑफेंसिव तरीके से जब काम करते हैं तो वो तो तगड़ा होना ही चाहिए, बाकी डिफेंसिव सिस्टम भी हमारा तगड़ा होना चाहिए। तो उसने इस पर काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी जेरेको 3, लोरा, रैम्पेज, रॉक्स और स्पाइस 2000 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। आप सोचो कि इजराइल की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनकी रेंज देखिए आप, लगभग 6500 किलोमीटर के आसपास की। और एरो सिस्टम जो उसका था, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कितना है? लगभग आप समझिए 2400 किलोमीटर के आसपास का, यानी कि ईरान से कहीं ज्यादा। तो यहां पर ईरान जो है वो इजराइल को इन मामलों में तो बीट नहीं कर सकता, आप याद रखिएगा। अब आप देखिए, ये सारी की सारी बातें मैंने आप सभी लोगों से कर ली, लेकिन एक आखिरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि ईरान, मान लीजिए कि किसी भी स्थिति में इस युद्ध को जीतने की स्थिति में पहुंचता है, लेकिन ईरान को यह बात अच्छे से पता है कि इजराइल जो है वो परमाणु संपन्न देश है। अगर उसका सारा सिस्टम भी ये फेल हो जाएगा, उसके बाद भी इजराइल के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है परमाणु हथियारों की। हालांकि उसने कभी दुनिया के सामने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि वो परमाणु हथियारों से संपन्न है, लेकिन एक अनुमान के तहत ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग उसके पास 100 से 200 के आसपास परमाणु हथियार है। वहीं ईरान जो है वो इस प्रक्रिया में लगा हुआ है, और इसी कारण से उसके ऊपर दुनिया भर के जो देश हैं वो ऐसे सैंक्शन और उसको मजबूर कर रहे हैं कि तुम कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाओगे और तुम बनाओगे भी नहीं। इसलिए तुमको अमेरिका के साथ बैठकर ये समझौता करना होगा। और अमेरिका ने कुछ समय पहले ये वार्निंग भी दी थी कि आप अपने परमाणु समझौते, अपने परमाणु सिस्टम को या परमाणु प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो नतीजा आपने देखा कि 12 और 13 जून की दरमियानी रात 5:30 बजे के आसपास इजराइल ने अटैक कर दिया, लगभग 200 फाइटर जेट की मदद से। तो परमाणु हथियार की संपन्नता वाली बात जो है ये भी ईरान को बहुत अच्छे से पता है, और उसे ये भी पता है कि हम अभी इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, लेकिन इसके पास तो पहले से है। इसके अलावा अगर इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई लंबी चलती तो कौन कौन से देश जो हैं वो इजराइल के साथ रहेंगे और कौन से जो देश हैं वो ईरान का साथ देंगे, इस चीज को भी आप थोड़ा सा समझ लो। देखो, ये मिडिल ईस्ट का एक मैप है। आप देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है आपका, ये है इराक का, और यहाँ पर ये जो देश है यहाँ पर इजराइल, और यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप लेबनान, और ये सीरिया, इराक, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, ईरान, और ये बाकी के देश, उनसे अपने को लेना देना नहीं है। देखो, अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि यहाँ ईरान है और ये इजराइल है, ठीक है। अब इसके बीच में दूरी लगभग 2100 किलोमीटर के आसपास की। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे ये बताऊं कि इजराइल के यहाँ पर दुश्मन कौन है, तो देखो, सबसे पहला दुश्मन तो इसका है इराक नाम का देश, ये इसका दुश्मन है। सीरिया भी इसका दुश्मन है, ठीक है, सीरिया भी क्या है, इसका दुश्मन है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर लेबनान, ये भी इसका तगड़ा वाला दुश्मन है। और एक दो देश जो है यहाँ पर छोटा सा आपको दिख रहा होगा, जॉर्डन। कहा जाता है कि जॉर्डन भी इसका दुश्मन ही है, लेकिन आप याद रखिएगा कि जॉर्डन नाम का जो देश है वो यहां पर इजराइल का साथ देगा। जॉर्डन नाम का जो देश है वो यहां पर इजराइल का साथ देगा, लेकिन लेबनान जो है, लेबनान का एक संगठन है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला के द्वारा लगातार इजराइल के ऊपर अटैक किए गए लंबे समय से, इसलिए हिजबुल्ला के कारण लेबनान जो है ये किसके विरोध में रहेगा? इजराइल के विरोध में रहेगा, यानी कि ईरान का ये सपोर्ट करेगा। अब कुछ और देश आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूं यहाँ पर सऊदी अरेबिया की बात करूं, है ना, आपसे और कुछ देशों की बात करूं, सऊदी अरेबिया हो गया। तो सऊदी अरेबिया के बारे में ये बात कही जा रही है कि भले ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया नाम का देश है, यहाँ सुन्नी मुसलमान रहते हैं। और जो ईरान नाम का देश है, यहाँ पर शिया बहुलीय देश है। इसलिए शिया और सुन्नी की लड़ाई के कारण ये जो देश है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद यूएई हो गया, यूएई के बाद हो गया कतर, बहरीन, ये सारे के सारे सुन्नी बहुल जो देश हैं, ये शिया वाले इस देश को क्या है, सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि इसके भी आगे की अगर आपसे बात करूं तो यहां पर धर्म का मुद्दा बाद में है, धर्म से भी ज्यादा जरूरी है बिजनेस। और याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बढ़ता देश टेक्नोलॉजी के मामले में भी और तमाम चीजों में भी इजराइल आपको देखने को मिलेगा
अगर आप ईरान और इजराइल में कंपैरिजन करेंगे तो हर एक देश यही चाहेगा, धर्म का मुद्दा बाद में है, भाई बंधु वाला मुद्दा बाद में है, सबसे पहले है बिजनेस कि भाई साहब बिजनेस हमारा किस देश के साथ ज्यादा अच्छा चल सकता है, कौन हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है और किसकी हमें भविष्य में जरूरत पड़ सकती है। और इन दोनों देशों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपको यही बात पता चलेगी कि इजराइल इन मामलों में कहीं ज्यादा आगे है, इसलिए दूसरे जो देश है वो इसको तवज्जो देंगे। बाकी आप अमेरिका वगैरह को देख ही रहे हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये देश जो है ये तो इजराइल के ही साथ हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा जो यूरोप है, यूरोप में भी आप देखेंगे तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये बड़े बड़े जो देश हैं ये सारे के सारे देश भी इजराइल के पाले में ही आपको देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप जो है वो ईरान को परमाणु संपन्न नहीं होने देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार आए। हालांकि भले ही ईरान लगातार लंबे समय से ये कह रहा है कि साहब हमें सिर्फ बिजली बनानी है, हमें परमाणु हथियार नहीं बनाने, आप प्लीज हमारी बात समझिए, लेकिन सारे के सारे यूरोप के जो देश है और दुनिया के और देश वो यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का परमाणु कार्यक्रम आपके यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे यूरोप को खतरा है। तो ये यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं वो भी सब ईरान के खिलाफ होकर इजराइल का साथ देंगे। तो इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आप सभी लोगों की क्या राय है? आपको क्या लगता है किस युद्ध में आगे क्या होने वाला है, किस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आगे बन सकती हैं? तो इन सारी की सारी बातों को आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और इस मुद्दे से रिलेटेड तमाम प्रकार के जो घटनाक्रम है वो मैं इस चैनल पर लेकर आता रहूंगा। करंट अफेयर की भी बहुत सारी चीजें जो भी आगे आने वाले समय में जो भी घटनाक्रम घटित होंगे वो सारी चीजें आपको इस चैनल पर यानी कि सिटी ऑफ रवि पर आपको देखने को मिलेगी। साथ में कुछ स्टैटिक मुद्दे जो हैं हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं और जो हमें आसान भाषा में समझ में नहीं आते, उन मुद्दों को भी मैं आपको यहाँ पर आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की।